Hello everyone, welcome back to MV Classes Labor Law and HRM. Today we are targeting Unit 3 Human Resource Development Code 55 syllabus and topic is IHRM and Sustainable Business. एक बच्चे का कमेंट आया है कि मैम आप इस टॉपिक को कंप्लीट कराइए. That's why today we'll cover Unit 3 this topic. Then today we will cover start with the fundamental concept of sustainability, then how we will manage, then what is strategy to survive in long term business, then कुछ एडवांस JRR कंसेप्ट पढ़ेंगे. सबसे पहले हमारा आता है कि क्या है. हम सबसे पहले क्या करते हैं, मिथ को ट्रैप करते हैं. कि आपको पता है कि लोगों का कंसेप्शन क्या होता है सस्टेनेबिलिटी को लेके. लोगों को लगता है कि सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है या तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी या हमारी प्लांटिंग ट्री होगी. लेकिन इन रियलिटी बताऊं, इसका मतलब होता है IHRM के कंटेक्स्ट में सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है सर्वाइवल. मतलब कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी है जो आपको अक्रॉस लेवल, जो आपकी वर्क, जो IHRM का मतलब तो सबको पता है, नहीं पता तो मेरी जाके यूनिट 3 वीडियो देखिए. तो अगर IHRM का मतलब इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स जो मैनेज करते हैं, तो इसका काम होता है ऐसी स्ट्रेटजी जो हम ग्लोबल वर्कफोर्स को मैनेज करें, इथिकली भी, प्रॉफिटेबल भी, लॉन्ग टर्म, बिना किसी लीगल बेन, सोशल बॉयकट से कंट्री में. जैसे हर कंट्री के अलग अलग रूल होते हैं. तो अब इसका काम क्या हो गया कि आप कैसे अपनी वर्कफोर्स को एथिकली मैनेज करेंगे जिससे कि आपको बैन ना हो और कोई कंट्री आपको बॉयकट ना करे. ये होता है हमारा सस्टेनेबिलिटी का मीनिंग. मतलब आपसे अगर पूछे कि IHRM की सस्टेनेबिलिटी का मीनिंग क्या होगा, तो आपका आंसर होना चाहिए सर्वाइवल. कैसे हम अपने बिजनेस को बचा सकते हैं, कैसे हम बिजनेस को लॉन्ग टर्म में चला सकते हैं. तो IHRM का क्या रोल है, क्योंकि ये क्या है, मैनेजिंग गल्फ, मतलब हमारे ग्लोबल वर्कफोर्स को मैनेज करती है ना डिफरेंट कंट्री में, उसी को सस्टेनेबिलिटी बोलते हैं. और सबसे ज्यादा जो इसमें चैलेंज आता है स्केल एंड कॉम्प्लेक्सिटी का होता है. क्योंकि आपको पता है कि आपका डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से कनेक्ट है. सपोज आप US के रहने वाले, आपका चाइना में भी है, इंडिया में भी है, रशिया में भी, जर्मनी में भी है, मतलब हर जगह है आपका. ठीक है, तो उस कॉम्प्लेक्सिटी को मैनेज करना, सरवाइव करना इज कॉल्ड द सस्टेनेबिलिटी. आई होप आपको सस्टेनेबिलिटी का मतलब समझ में आ गया. देखो जस्ट लुक एट दिस इमेज. देखो ऊपर क्या आपको शो हो रहा है, ग्रीन HRCSR, मतलब ऐसा लगेगा ये है, पर एक्चुअली में सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या था, ग्लोबली सर्वाइवल, एथिकली क्या क्या रूल हैं हमारे. जैसे क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, कोई स्ट्रेटजी आई, सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन राइट्स, लेबर स्टैंडर्ड्स इंटरनेशनल लेवल पे, कम्युनिटी इंगेजमेंट, पीपल प्लानेट, ट्रिपल बॉटम लाइन जो बोलते हैं, पीपल प्लानेट प्रॉफिट. इन चीजों में को लेके चलना अपने बिजनेस में सस्टेनेबिलिटी कहलाता है. ठीक है, देन कम टू द ट्रिपल बॉटम लाइन. ये क्या होते हैं, तीन पिलर होते हैं. जैसे किसी की रूट होती है ना, ऐसे तीन पिलर होते हैं हमारे सस्टेनेबिलिटी. और एग्जाम में पूछा भी गया है. अगर JRF की बात करूं, नेट की, आप जो भी JRF का टारगेट तो वैसे JRF होना चाहिए. ठीक है, तो अगर आप उसके अकॉर्डिंग आपको एक भी टॉपिक दे, मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक बच्चे ने मुझे कमेंट किया कि मैम ये कराइए. तो ऐसे आप भी पूछो, फ्री अगर आपको एजुकेशन मिल रही है तो आप उसका यूटिलाइजेशन करना सीखो, अगर मैनेजमेंट के बच्चे हो तो. ठीक है, तो अब तीन पिलर है, तीन पिलर पे हमारी सस्टेनेबिलिटी रुकी हुई है. फर्स्ट प्रॉफिट, क्योंकि अगर आपके पास कैसे हमें इंटरनेशनल जो HR कॉस्ट है, जो हमारी एक्सपेंस ज्यादा है, उसको कैसे हम कंट्रोल करें. सेकंड प्लानिट, क्योंकि भैया इन्वायरमेंट भी आपको देखना है. ठीक है, रिड्यूसिंग ग्लोबल कार्बन फुटप्रिंट्स, कैसे हम रिड्यूस करें. देन थर्ड इज पीपल, फेयर लेबर प्रैक्टिसेस, ILO अभी हमने पढ़ा, उनको कैसे अलाइनमेंट करना है, एम्प्लॉय को वेलबींग, ह्यूमन राइट्स प्रॉपर मिल रहे हैं या नहीं. ये तीनों चीजों पे हमारा सस्टेनेबिलिटी रुका हुआ है. देन देखो, जैसे देखो HRM सस्टेनेबल कैसे होगा, प्लानिट इन्वायरमेंटल भी आपका ग्रीन रहे, प्रॉफिट भी आपको, ऐसा नहीं कि आप सारी पॉलिसी कर रहे हो, सब कुछ बता रहे हो लेकिन आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो आप क्यों करोगे अपना बिजनेस, नहीं करोगे ना. तो ये, और थर्ड पीपल, सोशल जो फैक्टर है, इस वजह से हमारा रहता है. तो ये आपका बहुत जरूरी है, ट्रिपल बॉटम लाइन. तो आप कैसे कर सकते हो, ट्रिपल P याद कर सकते हो, पीपल, प्रॉफिट, प्लानिट. कम टू डिटेल ऑफ पिलर वन. पीपल जो पिलर है वो क्या है, सोशल सस्टेनेबिलिटी रखता है. ठीक है, सोशल सस्टेनेबिलिटी मतलब लोगों के साथ लेबर प्रैक्टिसेस देखेगा. जैसे आपने कोई एक्सपेक्ट्रेट भेजा, अगर वो जल्दी आ गया तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये बहुत जरूरी है. कोड 55 में अगर आप हो तो पिलर वन पीपल बहुत जरूरी है. तो पीपल में ग्लोबल लेबर स्टैंडिंग. अब ये क्या करता है, सपोज करो आप किसी ऐसी कंट्री में काम कर रहे हो जहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है लेबर का, लेकिन ये हमेशा क्या करेगा कि ये इन्फोर्स करेगा कि सेफ वर्किंग कंडीशन हो ग्लोबली, रिगार्डलेस ऑफ लोकल लूपहोल. लोकल लूपहोल हो सकता है कि वहां पे इतने स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन ना हो, लेकिन
पीपल जो सोशल सस्टेनेबिलिटी क्या देगा कि आपको ग्लोबल लेवल पे आपको सारी सेफ वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड होनी चाहिए। अब तो पता है हमारे इंडिया में भी कोड ऑफ वेजेज आ गया, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ वर्किंग कंडीशन, तो उसके अकॉर्डिंग भी होना चाहिए। देन कम टू द एक्सपेक्ट्रिएट फेलियर। ये सबसे ज्यादा थ्रेट्स होता है IHRM को सस्टेनेबिलिटी करने के लिए। क्यों? क्योंकि आप करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करते हो किसी को लिए अदर फॉरेन कंट्री में भेजने के लिए। एक्सपेट्रिएट कौन होता है? जो एक होस्ट कंट्री का लोग, जो होम कंट्री है, जैसे होम कंट्री पता है आपको जहां उसका हेडक्वार्टर हो, होस्ट कंट्री होगी जहां जाके उसने बिजनेस किया। तो सपोज करो आपने अपना, जैसे फॉर एग्जांपल USA का बंदा इंडिया में आए, ठीक है, तो USA का इंडिया में अब आके वो बोले कि मुझे मेरा जो है मुझे यहाँ समझ में नहीं आ रहा, कल्चर शॉक हो गया या फिर उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो लौट के चला जाए, तो सोचो उसका तो करोड़ों का लॉस हो गया ना। तो यही होता है। तो ये एक्सपेक्ट्रेट फेलियर को बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? उन लोगों को हम क्रॉस कल्चर ट्रेनिंग देते हैं, ड्यूअल करियर, उनके स्पाउस को भी सपोर्ट करो कि जिस टाइम पर वो रह रहे हैं उन्हें फाइनेंशियली हेल्प करो, उनके बच्चों को एजुकेशन प्रॉपर दो। तो ये एक पहला तो सस्टेन करने के लिए पीपल की बात करो, क्योंकि पीपल पिलर में क्या आएगा? लोग आएंगे ना, लोगों को कैसे मैनेज करना है ग्लोबल लेवल पे। देन रेपुटेशन स्ट्रेटजी। लोगों को लगता है कि अच्छा वहां से आगे लौट आया तो यही प्रॉब्लम है, लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम पता है कहाँ होती है? जैसे सपोज करो मैं इंडिया की रहने वाली हूँ, मैं US से गई एज ए एक्सपेट्रिएट बन के, मेरा वहां पे असाइनमेंट, अगर मेरा असाइनमेंट कंप्लीट नहीं हुआ, मैं पहले आ गई, तो वो एक्सपेट्रिएट फेलियर हो गया। अगर मेरा असाइनमेंट कंप्लीट हो गया, मेरा जो टास्क है वो कंप्लीट हुआ, अब मैं लौट के आई, तो वो क्या हो गया? रेपिटेशन बोला। तो रेपिटेशन में क्या होता है कि आप वहां वहां का इतना माहौल में एडजस्ट हो चुके होते हो, अब यहाँ पे आके आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो इसे साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट जो रिटर्न आने पर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? रेपिटेशन स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। तो आपको यहाँ पे क्या याद रखना है? आपको बस इतना याद रखना है, अगर मैं बात करूँ तो पीपल जो हमारा फर्स्ट पिलर है वो क्या देखता है? ग्लोबल लेबर स्टैंडर्ड्स देखता है, एक्सपेक्टेड फेलियर ना हो, और जो कोई लौट के आ रहा है उसके लिए प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाता है, और यही हमारा इसका सोशल सस्टेन करने का स्ट्रेटजी। देन कम टू द इमेज। देखो, अगर आपका बहुत अच्छा रहा सोशल सस्टेनेबिलिटी, आप बाहर गए काम किए, तो क्या होगा? डाइवर्स इंटीग्रेशन, ग्लोबल टीम, सक्सेसफुल कोलैबोरेशन, एंगेजमेंट रहेगा। सपोज करो आप लौट आए, ठीक है, गए और जस्ट लौट आए, तो क्या होगा? एक्सपेट्रिएट फेलियर होगा, स्ट्रेस होगा, आइसोलेशन होगा, लोग छूट छूट के जाएंगे, तो ये हमारा अच्छा नहीं। तो हमारा हमें क्या चाहिए? इस तरह का इन्वायरमेंट चाहिए। समझ में आ गया सोशल सस्टेनेबिलिटी? अब आते हैं हम सेकंड पिलर और थर्ड पर, प्लानिट एंड प्रॉफिट। देखो, हम जब हम इन्वायरमेंटी से हमें सब कुछ मिला हुआ है, तो अब क्या है? ग्रीन HRM प्लानिट वर्चुअल ग्लोबल टीम, ठीक है। तो आप जरूरी नहीं कि आप इतना एक्सपेंस करके जाओ फिर लौट के आओ। अगर आपका काम हो जा रहा है कि आप डिजिटली कनेक्ट होकर अपना काम टास्क कर पा रहे हैं, तो ये हो गया हमारा प्लानिट का। अगर बचाने के लिए तो आपने ग्लोबल टीम ले लिया। पेपरलेस ग्लोबल, आपने क्या किया? पेपरलेस बना दिया। कोई भी डॉक्यूमेंट्स, अपॉइंटमेंट, इंटरव्यू लेटर, किसी के नहीं, सब आपने ईमेल के थ्रू प्रोवाइड किए, रिक्रूटमेंट निकाले उनके थ्रू निकाले। एंड आपने क्या किया? लिंकिंग एक्सपेक्ट बोनस टू कार्बन रिडक्शन। आपने बोला जो कार्बन फुटप्रिंट कम करेगा उसको हम क्या करेंगे? बोनस प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरीके से क्या हो गया? इन्वायरमेंटल एक तरह का हमारा प्रोटेक्शन हो गया, ठीक है। प्लानिट जो पिलर है, तीन चीजें हमें पिलर है ना हमारे, पीपल, प्लानिट, प्रॉफिट। तो पीपल में तो आपको लेबर को अच्छी तरीके से मैनेज करना है, देन प्लानिट में आपको प्लानिट को भी बचाना है, देन थर्ड कम टू द इकोनॉमिक, यू कैन से प्रॉफिट। अब आपको क्या करना है? शिफ्टिंग फ्रॉम एक्सपेंसिव एक्सपेक्ट्रेट। सपोज करो आपने क्या किया कि आप यहाँ होम कंट्री से भेज रहे हो होस्ट कंट्री में, तो बहुत पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, तो आपने क्या किया? आप क्या करो, जहाँ होस्ट कंट्री है, मतलब जहां आपका काम हो रहा है, वहीं से आप एक्सपेट्रिएट, वहां की जो टैलेंटेड है उनको आप डेवलप करो, ठीक है। तो आपको प्रॉफिट ज्यादा होगा। आप यहाँ से भेजोगे दूसरी कंट्री में तो बहुत एक्सपेंसिव, वहां के लोकल लोगों को ट्रेन करोगे, प्रॉपर करोगे, तो वहां पे आपका प्रॉफिट हो सकता है। तो कंटिन्यूस क्या करना है? आप स्किल करना है, लोकल कैपेसिटी बिल्डिंग, जो वहां का बिजनेस है, वहां जहां बिजनेस है वहां के लोगों को क्या करना है? कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है कि यस हमें अपना पैसा बचाना है, तो इन्हीं लोगों को आप स्किल करो। जिससे क्या होता है? जो एक्सपेंसिव एक्सपेट्रिएट है, जो हमें कंट्री में, जैसे USA की कंपनी है इंडिया में, अब वो USA का पर्सन भेजेगी तो बहुत महंगा पड़ेगा, तो वो क्या करेगी? इंडिया के लोगों को ही ट्रेन करेगी और वहीं से डील करवा लेगी। ये हमारा प्रॉफिट है, क्योंकि आपको पैसा भी बचा। लुक एट दिस इमेज। प्लैनेट में रिड्यूस ट्रेवल, मतलब आपको कम से कम ट्रेवल करना हो, लोकल स्ट्रेंथन लोकल इकोनॉमी, ठीक है, वहां की सस्टेनेबल कम्युनिटी ग्रोथ, नेशनल लीडरशिप, इस तरीके से, ठीक है। होस्ट कंट्री और प्रॉफिट की बात करें तो लीड, अब आपने प्रॉफिट क्या करना है
कि मार्केट टीम, बेटर गोल्ड मार्केटिंग इनसाइड, लोअर ऑपरेशन कॉस्ट, मतलब वहीं की वहीं आप सारा चीज दे सकते हो। तो नॉलेज ट्रांसफर, टैलेंट डेवलपमेंट एंड सक्सेस है, इस तरीके से होता है कि नॉलेज जो ये ग्लोबल लेवल पे उसने अपनी नॉलेज ट्रांसफर करी, देन उसने वहीं जाके टैलेंट डेवलप किया, अब आप सक्सेस हो गए। ठीक है, ये हमारे 3 पिलर मेन है सस्टेनेबिलिटी के एचआरएम में, IHRM। अब हम देखेंगे जैसे ईपीआरजी फ्रेमवर्क मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है, आप मेरी एचआरडी यूनिट 3 का वीडियो देखिए, फिर बताइएगा, अगर समझ में नहीं है तो मैं दोबारा से पढ़ा दूंगी। अब ईपीआरजी की बात आती है, अब हम देखें कौन सा स्टाफिंग मॉडल सबसे ज्यादा सस्टेनेबल है। IHRM की बात करें तो फर्स्ट वन क्या था, इथ्रोसेंट्रिक। इथ्रोसेंट्रिक क्या है, होम रूल, मतलब आर इंडिया इज बेस्ट। जैसे सपोज करो मेरी कंपनी अगर इथ्रोसेंट्रिक बेस्ड है तो मैं क्या करूंगी, सारे रूल रेगुलेशन कहीं भी मेरी बिजनेस होगा मैं यहीं के फॉलो करवाऊंगी। ठीक है, तो ये क्या है, अनसस्टेनेबल है। ठीक है, एलिनेट होस्ट कस्ट्री लोकल्स, वहां नहीं है। ये क्या करेगी, सारी चीजें अपनी यहीं से करेगी, होम कंट्री से करेगी। जैसे यूएसए को लगता है कि मेरी कंट्री में बहुत अच्छी पॉलिसी है, तो वो इंडिया आएगी तो यूएसए का ही सारी चीजें फॉलो करवाएगी और यहीं का अपने वो भेजेगी। देन तो ये तो नहीं है, अगर आपको सस्टेन करना है लॉन्ग टर्म में तो ये अनसस्टेनेबल माना जाएगा, क्योंकि आप कितना मैनेज करोगे, प्रॉफिट तो नहीं कर पाओगे ना। देन कम टू द पॉलीसेंट्रिक, लोकल रूल, ये मीडियम है, लोकल सर्वाइवल के लिए तो सही है, पर ग्लोबली यूनिटी नहीं मैच कर सकते। जैसे सपोज करो आप कहाँ गए, किसी इंडिया में आए, आपने इंग्लिश से सब कुछ कर लिया मैनेज, तो वो लोकल के लिए तो अच्छा है, क्योंकि आप लोकल में सर्वाइव कर पा रहे हो, लोकल में सस्टेन कर पा रहे हो, लेकिन ग्लोबल लेवल पे नहीं है। देन रीजियोसेंट्रिक, ये क्या बैलेंसिंग है रीजनल सस्टेनेबिलिटी, जैसे यूरोपियन सब्सिडी ले ली, एशियन वाली सारी कंट्री ले ली, तो वहां पे भी सबसे जो बेस्ट है अगर आपसे पूछा जाए ईपीआरजी में, जियो सेंट्रिक, क्योंकि ये क्या है, बेस्ट टैलेंट ग्लोबली, हाईली सस्टेनेबल है, मोस्ट एक्सपेंसिव तो है लेकिन ये सस्टेनेबल, क्योंकि आपको पता है कि सबसे अच्छा टैलेंट जहां मिलेगा, जहां से मिलेगा मैं तो वहां से। सपोज करो यूएसए की कंपनी इंडिया में है, उसे ऐसा लग रहा है कि जर्मनी का सबसे अच्छा है, तो वो जर्मनी का हायर करेगी। ठीक है, ये कहलाता है जियो सेंट्रिक। इथ्रोसेंट्रिक मैंने बता दिया, डिसीजन मेड एट हेडक्वार्टर। ठीक है, सेंट्रलाइज कंट्रोल रहता है, वन वे, सब कुछ हेडक्वार्टर से होगा। देखो सारी चीजें, उन्हें ऐसा लगता है होम कंट्री का जो मेथड है वो बहुत बेस्ट है। पॉलीसेंट्री की बात करूं तो पॉलीसेंट्री में डिसीजन मेड लोकली, डिसेंट्रलाइज कर दे, जहां हमारी कंपनी सेटअप है सारे रूल वहीं के होंगे, इंडिया में तो इंडिया के, चाइना में तो चाइना के, और मतलब जहां है वहां वहां के होंगे। तो डिसीजन मेड लोकली, डिसेंट्रलाइज कंट्रोल, इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट, ईच मार्केट इज यूनिक। जियोसेंट्रिक क्या है, हर ग्लोबल लेवल पे इंटीग्रेट करेगी, बेस्ट टैलेंट जहां होगा, साइड से कोई मतलब नहीं है, रीजन से कोई मतलब नहीं है, होम कंट्री से, होस्ट कंट्री से कोई मतलब नहीं है, जहां सबसे बेस्ट मिलेगा टैलेंट वहां से वो करेगी। ठीक है, ये हमारे कहलाते हैं। तो सबसे ज्यादा हाईली सस्टेनेबल कौन सी स्ट्रेटजी है, जियो सेंट्रिक। ओके, देन कम टू द, अब आते हैं कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी जो एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो आपको आना चाहिए। अब आते हैं हम कुछ टर्मिनोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो पहला इंस्टीट्यूशन ड्यूअलिटी। इंस्टीट्यूशन ड्यूअलिटी क्या होती है, सस्टेनेबिलिटी ट्रैप है। तो आपको क्या है, कहीं ना कहीं देखो कि जो मल्टीनेशनल कंपनी सब्सिडी होती हैं वो दो डायरेक्शन में होती है साइमल्टेनियसली, मतलब हर कोई अपनी तरफ खींच रहा होता है। सपोज दो प्रेशर होते हैं, जो दो प्रेशर होते हैं उसे इंस्टीट्यूशन ड्यूअलिटी बोलते हैं। सपोज प्रेशर वन होता है कि जो डिमांड है ग्लोबल इंटीग्रेशन की फुलफिल करना, एक प्रेशर है, और जहां आपका बिजनेस चल रहा है वहां की भी कंडीशन को फुलफिल करना। तो इस तरीके से वो क्या रहता है, हमेशा स्ट्रेटग ऑफ वार रहता है हमेशा। तो डिमांड ऑफ ग्लोबल ओबे हेडक्वार्टर के ग्लोबल एथिकल स्टैंडर्ड को फॉलो करना है, एक प्रेशर। देन दूसरा क्या है, ड्युअलिटी है ना, दूसरा क्या है, डिमांड फॉर लोकल रिस्पॉन्सिव, मतलब कंफर्म होस्ट कंट्री लोकल नॉर्म्स क्या है, जहां पे जैसे यूएसए का है तो यूएसए की कंपनी इंडिया में, तो यूएसए का सारा चीजें फॉलो करना है ग्लोबल लेवल पे पहला। अब इंडिया का भी सारे लोकल नॉर्म्स और लेवलों को फॉलो करना है, दिस कॉल्ड द इंस्टीट्यूशन ड्यूअलिटी। लुक एट दिस इमेज, ग्लोबल हेडक्वार्टर की भी सारी चीजें फॉलो करनी है और लोकल नॉर्म्स लॉ की भी सारी चीजें, जो ये कंपनी है इस तरीके से इसे इंस्टीट्यूशन ड्यूअलिटी है, मतलब इसके ऊपर प्रेशर रहता है। ठीक है, देन कम टू द अनदर टर्मिनोलॉजी, सोशल डंपिंग वर्सेस आईएलओ स्टैंडर्ड। सोशल डंपिंग क्या होती है, सोशल डंपिंग होती है कि जैसे आप नाम से तो लग रहा होगा कि सोशल डंपिंग मतलब सोसाइटी बड़ा अच्छा सा है, लेकिन रियलिटी बहुत खराब है। सोशल डंपिंग का मतलब होता है कि आपने ऐसी जगह अपना बिजनेस कर लिया जहां पे वीक लेबर लॉ है, जहां चीप लेबर है, उनका एक्सप्लॉइटेशन होता है अपना बिजनेस को अच्छा करने के लिए। अब जैसे सपोज करो आपको पता चला कि इंडिया में बहुत लेबर कॉस्ट सस्ती है, वहां पे कोई स्ट्रिक्टली लेबर लॉ नहीं है, तो यूएसए ने क्या किया कि यहाँ पे आके अपनी कंपनियां खोल रहे हैं, तो ये कहलाती है सोशल डंपिंग।
ठीक है, आपने अपना बिजनेस ही चेंज कर दिया। क्यों? क्योंकि आपको पता है वहां पर लेबर लॉ अच्छी नहीं है, वहां पे एक्सप्लॉयटेशन होता है, वहां पर बहुत सस्ती लेबर मिल जाती है, उसे बोलते हैं हम सोशल डंपिंग। तो याद रखना सोशल डंपिंग मतलब इससे बचने के लिए जैसे वही हम ILO कन्वेंशन आया, ग्लोबल HR स्टैंडर्ड्स आए, आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो थ्रेट रहता है सोशल डंपिंग का। अगर आपका थ्रेट हो गया सोशल डंपिंग का तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बैंक, आपको लोग नहीं करेंगे ना कि अगर आप ऐसा काम कर रहे हो। तो IHR, इसी के लिए IHRM की काउंटर स्ट्रेटेजी आई, जो कि वॉलेंट्री स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू ILO कोर कन्वेंशन। तो अभी मैंने आपको ILO कोर कन्वेंशन पढ़ाया, जैसे बैनिंग चाइल्ड फोर्स लेबर ग्लोबली, ये रेटिफाइड है। तो इन्हीं से अटैक करने के लिए जो सोशल डंपिंग कंसेप्ट है, इसको हटाने के लिए अब हमारा ILO कोर कंसेप्ट आया। ठीक है, तो आपको पता चल गया ना सोशल डंपिंग क्या होता है। जब हम अपने बिजनेस को ऐसी जगह करते हैं जहां पर बहुत लेबर लॉ बहुत कमजोर हो, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा हो, स्वीटेड लेबर हो, वहां पे हम करते हैं। तो अब कौन सी आएगी, ILO कोर कन्वेंशन आएगी। आपको ग्लोबल लेवल पर कन्वेंशन को फॉलो करना पड़ेगा। इसका प्राइमरी मोटिव क्या होता है, रेस टू बॉटम टू अचीव टेम्पररी कॉस्ट लीडरशिप एट एक्सपेंस ऑफ ह्यूमन राइट। तो जो सोशल डंपिंग है उसका क्या पर्पज रहा, यही प्रपोज रहा है कि जो हमारा टेम्पररी कॉस्ट लीडरशिप, मतलब जो हमारा टेम्पररी कॉस्ट को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि ह्यूमन राइट बहुत एक्सपेंस है, तो उस रेस को भागने के लिए हम ये चीज सोशल डंपिंग करते हैं। उनको लगता है कि हमारी जो कॉस्ट है वो बहुत हाई है। ठीक है, देन कम टू द AMO फ्रेमवर्क। अब ये प्रैक्टिकल आ गया। ठीक है, मूविंग बियॉन्ड द थ्योरी। अभी हम क्या क्या सारी थ्योरी पढ़ रहे थे, पीपल प्रॉफिट प्लानिट। ठीक है, अब AMO फ्रेमवर्क आया कि आप प्रैक्टिकली ऐसा करो तो आपको सस्टेन हो ही जाएगा आपका बिजनेस। फर्स्ट याद रखिएगा AMO की फुल फॉर्म बहुत जरूरी है। A स्टैंड फॉर एबिलिटी। एबिलिटी मतलब आप क्या करो कि ग्रीन रिक्रूटमेंट हायर ग्लोबली फॉर इको वैल्यू। आप हायर ही ऐसे इंसान करो जो पहले से ही ग्लोबली हो और इको, उनके पास इको फ्रेंडली वैल्यू हो, मतलब इन्वायरमेंट के बारे में अवेयर हो। ग्रीन रिक्रूटमेंट क्या हो गया कि आप बिना किसी फिजिकल के आप ऑनलाइन के थ्रू आपने एडवर्टाइजमेंट निकाला और आपको ऑनलाइन के थ्रू आपने रिक्रूट किया। देन मोटिवेशन, ग्रीन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। आपने क्या किया कि मोटिवेट करो कि यस आप करो, अगर आप कार्बन रिड्यूस करोगे, कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस करोगे तो आपको बोनस मिलेगा। तो आपने क्या किया, ग्रीन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को लिंक कर दे। ग्रीन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट ये होते हैं ना कि अगर आप इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करते हो तब भी आपको बोनस मिलेगा। देन अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी क्या होती है, ग्रीन इंप्लॉय इन्वॉल्वमेंट। जहां मौका मिले वहां पे इन्वॉल्व, अपॉर्चुनिटी दो कि आप इन्वॉल्व हो इन सब चीजों में सस्टेन करने के लिए। तो AMO क्या है, ब्रिज है गैप बिटवीन द इंटेंट एंड एजुकेशन। जो आपका इंटेंशन है और एजुकेशन के बीच में का ये काम करता है AMO। क्योंकि बिना मोटिवेशन, बिना लिंक करे हुए ग्रीन HR जस्ट अ पोस्टर ऑन वॉल। तो आप जब तक उन्हें मोटिवेट नहीं करोगे, जब तक उन्हें अवेयर नहीं करोगे, जब तक कोई फायदा नहीं। देखो एबिलिटी मतलब रिक्रूट भी करो, अपॉर्चुनिटी इन्वॉल्व करो, मोटिवेशन दो उन्हें, तो ये कहलाता है हमारा AMO फ्रेमवर्क। देन कम टू द PYQ। देखो पहला है असेसमेंट रीजनिंग। अब आप ये मत कहना कि मैम छोटे क्वेश्चन ही, क्योंकि जब हम कोड 55 का एग्जाम दे दे तो असेसमेंट रीजनिंग बेसिस पे ही आता है बहुत ज्यादा। तो अब जो इस टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैंने यहाँ पे कवर करे हैं। तो असेसमेंट क्या कहता है, MNC अडॉप्टिंग ए जियोसेंट्रिक स्टाफिंग अप्रोच फेस टू लोएस्ट लेवल इंस्टीट्यूशन ड्यूअलिटी फ्रैक्शन। The geocentric approach ignore host country level law, enforce stroke home country HR policy globally। तो पहला तो MNC क्या करी, जियोसेंट्रिक कर रही है। ठीक है, जियोसेंट्रिक क्या होता है कि बेस्ट टैलेंट रिक्रूट कर रही है, क्या कर रही है, लोएस्ट लेवल। तो इससे क्या हो, इंस्टीट्यूशन ड्यूअलिटी कम से कम फेस करनी पड़ेगी। तो उसने क्या है, ग्लोबली एक प्रेशर तो उसका सॉल्व हो गया। दूसरा क्या है, जियोसेंट्रिक अप्रोच क्या करता है, इग्नोर करता है होस्ट कंट्री लेवल लॉ एंड स्ट्रिक्ट होम कंट्री। नो, ये जो जियोसेंट्रिक नहीं करता है, ये क्या करता है, इथनोसेंट्रिक करता है कि होम कंट्री को स्ट्रिक्टली फॉलो होना चाहिए और होस्ट कंट्री के लेवल लॉ नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा असेसन तो सही है, रीजन हमारा गलत है। तो योर आंसर इज सी कि जियोसेंट्रिक अप्रोच विद यूनिफाइड ट्रांसलेशन कल्चर रिड्यूसिंग, ये तो सही है, पर जो रीजन है वो आपका गलत है, वो इथनोसेंट्रिक का इसने कंसेप्ट दे दिया। तो देखो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। असेसन आपको माइंड लगाना पड़ेगा, आपने जो पढ़ा है उसको कैसे यूटिलाइज करना है। Then come to the question number 2. State 1. Social dumping is a strategy where MNC invest in host country to improve local living standards. Okay. Statement 2. Sustainable IHRM policy mandate voluntary adherence to ILO core convention even if host law are weak. देखो सोशल डंपिंग क्या है,
कॉस्ट ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिए नहीं है। सोशल डंपिंग क्या होती है कि हम ऐसी कंट्री में जाते हैं जहां पर ऑलरेडी लेबर जो लॉ है बहुत कमजोर है, जहाँ चीप लेबर है, जहाँ स्वीटेड लेबर है, जहाँ अनऑर्गेनाइज्ड है, जहाँ पे लोगों के साथ एक्सप्लॉयटेशन होता है, वो कहलाती है, ना कि इम्प्रूव करती है। तो पहला तो स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो गया। स्टेटमेंट सेकंड क्या कह रहा है, मैंडेटरी है, क्योंकि अगर IHRM पॉलिसी सस्टेन करने की मैंडेटरी है तो वो क्या करती है, ILO कोड कन्वेंशन ले आती है कि भले ही आपकी कंट्री के लॉ वीक हो लेकिन आपको ILO कोड कन्वेंशन, जैसे बैन हो गई चाइल्ड लेबर पॉलिसी जो आई है कि आपको बैन है चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स, तो इनके लिए अब क्या आ गया, ILO कोड कन्वेंशन आ गया। भले ही आपके कितने भी लॉ वीक हो लेकिन आपको ILO से मैच करने पड़ेंगे। तो आपका स्टेटमेंट 1 तो आपका रॉन्ग है, सेकंड आपका राइट है। तो डी स्टेट 1 आपका रॉन्ग है, स्टेटमेंट सेकंड राइट है। तो सोशल डंपिंग क्या है, नेगेटिव प्रैक्टिस है, ना कि इंप्रूव करने के लिए। नेगेटिव प्रैक्टिस है रिलोकेटिंग द एक्सप्लॉइट वीक लेबर लॉ, नॉट द इन्वेस्टिंग। सेकंड करेक्ट है, क्योंकि आपका कितना भी लीगल लोकल इन्फोर्समेंट वीक हो लेकिन आपको फॉलो करना पड़ेगा। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टैटिस्टिकली द मोस्ट डोमिनेंट कॉज ऑफ एक्सपेट्रिएट फेलियर फॉर मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। सबसे ज्यादा मोस्ट डोमिनेट कॉज क्या है एक्सपेट्रिएट फेलियर का? पहला एक्सपेट्रिएट लैक ऑफ टेक्निकल कॉम्पिटेंस, दूसरा इनेबिलिटी एक्सपेट्रिएट स्पाउस फैमिली टू एडजस्ट इन द होस्ट कंट्री, डिफरेंस इन कॉर्पोरेट टैक्सेशन एंड लैंग्वेज बैरियर। सबसे ज्यादा जो फेलियर का आता है आपको, मतलब मुझे ऐसा लगता है कोई बच्चा इसको नहीं लगाएगा लेकिन ये रियलिटी है, सबसे ज्यादा जो आता है वो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी राइट है। क्यों? क्योंकि देखो MNC क्यों भेजेगी अगर उसके पास टेक्निकल कॉम्पिटेंसी नहीं होगी? तो इसमें तो वो ट्रेन करा देगी। डिफरेंस कॉर्पोरेट टैक्सेशन से उसे कोई मतलब नहीं है क्योंकि उसको पता है मिल जाएगा। लैंग्वेज बैरियर वो ऑलरेडी उसको कर देगी। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि कॉस्ट ऑफ कंपनी मिलियन फैमिली इनएबिलिटी टू एडजस्ट। तो ये क्या है कि इनएबिलिटी जो है वो उनकी स्पाउस, उनकी वाइफ, उनके बच्चे एडजस्ट नहीं कर पाते उस कंट्री में। ये सबसे ज्यादा रीजन है एक्सपेट्रिएट फेलियर का। इसलिए अब क्या आ गया, ड्यूअल करियर सपोर्ट आ गया क्रिटिकल इन IHRM में। अब मतलब उसकी वाइफ को भी आपको साथ में सपोर्ट मिलेगा, ठीक है, उसकी वाइफ को भी कुछ ना कुछ दे देंगे, जॉब दे देंगे, ठीक है। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 4, अरेंज द लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ इफेक्टिव रेपिटेरियन प्रोसेस। रेपिटेरियन प्रोसेस का मतलब आपको पता है, जैसे आपका टास्क कंप्लीट हो गया, अब आप जब रिटर्न आ रहे हो तो क्या होगा, ठीक है, वो है। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, देखो हमारे 4 है। पहला री इंटीग्रेशन इनटू होम ऑर्गेनाइजेशन, प्री डिपार्चर प्लानिंग, नॉलेज ट्रांसफर, मैनेजिंग रिवर्स कल्चर। सो तो सबसे पहले तो प्री डिपार्चर प्लानिंग होगी। प्लानिंग करोगे जब भी तो आप करोगे, ठीक है। तो अब प्री डिपार्चर प्लानिंग सेकंड है, सेकंड आपका किस में, बी में। तो आप इस तरीके से भी लगा सकते हो, जरूरी नहीं आपको सारे स्टेप्स याद हो। सेकंड है, ठीक है। देन 4 है, उसके बाद रिवर्स कल्चर शॉक को मैनेज करना। देन आपका रीइंटीग्रेशन करोगे होम ऑर्गेनाइजेशन में, देन फिर आप नॉलेज ट्रांसफर करोगे। योर आंसर इज बी, रेपिटेशन स्टार्ट बिफोर द रिटर्न। रिटर्न से पहले स्टार्ट हो जाती है जब आप प्लानिंग करते हो। फिर उसके बाद क्या होगा, आपको कल्चर शॉक मिलेंगे, आपको अचानक यहाँ पे क्या आपको मतलब, क्योंकि वहां पे आपको हैबिट हो चुकी होती है। देन आप अपना क्या करोगे, फाइनली अपनी नॉलेज को ट्रांसफर कर दोगे, ठीक है। तो योर आंसर ऑप्शन इज बी। देन क्वेश्चन नंबर 5, इन द कंटेक्स्ट ऑफ सस्टेनेबल in the context of sustainable IHRM, how it is institutional duality best described? अगर मैं IHRM की बात करूं तो इंस्टीट्यूशन ड्यूअलिटी क्या होती है? फ्रिक्शन बिटवीन हेडक्वार्टर ग्लोबल इंटीग्रेशन प्रेशर एंड होस्ट कंट्री लोकल स्मॉल फ्लो। सेकंड, ड्यूअल टैक्सेशन सिस्टम टू पेरेंट कंपनी नेशन, डिवीजन ऑफ HR डिपार्टमेंट डोमेस्टिक इंटरनेशनल विंग, फोर्सिंग होस्ट कंट्री सब्सिडी टू अडॉप्ट होम कंट्री लेबर यूनियन। तो अब इसका क्या है, फ्रिक्शन है, ठीक है। तो योर आंसर इज ए, फ्रिक्शन है। ये फ्रिक्शन क्या है कि वो क्या कर रही है, इंस्टीट्यूशन ड्यूअलिटी क्या है, एक डिलेमा है MNC सब्सिडी के लिए। सपोज करो USA की कंपनी इंडिया में, ठीक है, अब उसे क्या करना है, ग्लोबल लेवल भी मैच करना है और इंडिया के लेवल लॉ भी फॉलो करने हैं। तो अब हेडक्वार्टर के भी ग्लोबल स्टैंडर्ड्स फॉलो करने, तो ये कहीं ना कहीं क्या है, एक फ्रिक्शन है कि एक प्रेशर है ग्लोबल इंटीग्रेशन का भी, और जो लोकल है उसको भी रिस्पॉन्स का भी अडॉप्ट करना, लोकल कल्चर लीगल नॉर्म्स का। तो ये हमारा आंसर होगा। थैंक यू सो मच। अब मैंने आपकी जो क्वेरी थी मैंने सॉल्व कर ली, और मुझे कमेंट में बताइएगा आपको ये टॉपिक समझ में आया या नहीं आया। ऐसे ही अगर आपके कोई भी टॉपिक हो
any topic you can ask freely in comment section and please subscribe, क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब करोगे तो लोगों के पास शेयर करो वीडियो को, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास जाए और वो अपना जो जून एग्जाम है JRF का उसको पढ़ने में हेल्प मिले। तो आप एक हेल्प तो कर ही सकते हो, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए वीडियो को। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप शेयर।